Hello guys, so let's start mains a day program, class 2. And the first question is the most significant achievement of modern law in India is uh, is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. ये सिर्फ एक कोड दिया रहता है, हमें डिस्कस क्या करना है, डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केसेस. हमें क्या देखना है, सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट ऑन एनवायरनमेंट, वो कौन से जजमेंट्स हैं हमें ये देखना है. ठीक है, सिर्फ यही है. और इसके केस लॉज बताने हैं. तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखो क्या क्या होता है, पहले ये इस क्यू को समझो. लाइक पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड एनक्रोचमेंट, इलीगल माइनिंग आर सोशो इकोनॉमिक इम्पीडेंट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना. सबसे पहले हम यही लिख देंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हमारा इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिप्राइव्ड होता है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल, और हमने ये भी कर दिया, कनेक्ट भी कर दिया. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो रेलिवेंट केस लॉज हम लिखेंगे. तो सबसे पहले पल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, जहाँ पे वेल्लोर सिटीज़न वेलफेयर फोरम वर्सेस इंडिया, वेल्लोर सिटीज़न वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें हमने प्रिंसिपल पल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा. 1996 का था. प्रिंसिपल इज़ एम्बेडेड इन द आर्टिकल 48A एंड 51AG. ठीक है. देखो इसमें क्या था ना, इस वाले केस में ये था कि चलो इसमें केस नहीं, हम पूरा नहीं लिख पाते ना मेंस में हम कुछ ही लिख पाते हैं. इसमें हम क्या लिखते हैं कि जो पल्यूटर है, जैसे कि जिसने फैक्ट्री डाली है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो जो ये जो पल्यूशन उसकी वजह से हो रहा है उसके लिए उसको थोड़ा बहुत टैक्स भरना पड़ता है. ठीक है. तो प्रिंसिपल इज़ एम्बेडेड इन आर्टिकल, ये वाला प्रिंसिपल हम कौन से आर्टिकल में आज डाल चुके हैं, आर्टिकल 48 ये, जहाँ पे एनवायरनमेंट का इन सबको हमें सेफ गार्ड करना है. 51AG, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हाउ टू रिसोर्सेज को हम कैसे बेटर तरीके से करना है. फिर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, है ना. MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस में देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन. देखो MC मेहता में हमने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में बात किया है. कैसे MC मेहता का केस क्या कह रहा था कि जब डेवलपमेंट कर रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो, बिल्डिंगें बना रहे हो, तो ऐसी बनाओ जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी करे और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी करे. प्रिकॉशन हो के सारी चीज़ें करो, फ्यूचर में उसका बेटर इम्पैक्ट होना चाहिए. ठीक है. राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हमें किससे, सेम MC मेहता. देखो ना, मैंने बोला ना, ऐसे बिल्डिंग्स बनाना कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा ये ना हो. सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट राइट टू, क्योंकि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ये सबका फंडामेंटल राइट होता है. आर्टिकल 21 के अंडर हमें एनवायरनमेंट क्लीन, रोड हमारी क्लीन चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है. पर इसके लिए ये तो इसीलिए तो ज़्यादा कचड़ा चढ़ा नहीं करने का, मतलब ये सारी चीज़ें. तो इसमें यह है कि MC मेहता में इन लोगों ने आर्टिकल 21 में डाल दिया राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना. ये वाला MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये फेमस केस है. MK रंजीत सिंह, MC मेहता, है ना. और फिर इसके पहले हमने ये वाला प्रिंसिपल पढ़ा था ना, पल्यूटर पे प्रिंसिपल, वेल्लोर सिटीज़न फोरम केस. ये सारे फेमस केस हैं. एनवायरनमेंट से रिलेटेड 5-6 केस ना अपने नोटबुक में लिख लेना, हर बार लिख पाओगे, हर बार लिख सकते हो तुम लोग. राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट राइट एज अ पार्ट, दिस राइट इज़ अ पार्ट अगेंस्ट right against adverse effect of climate change is Article 21. Apart from court, Parliament has also direct principle and fundamentality. इसमें क्या बोला MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो ये इफ़ेक्ट हो रहा है इससे भी तो हमारा क्लीन एनवायरनमेंट ख़त्म हो रहा है. तो ये वाला भी तो हमारा पल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. तो हमें, हमारा ये फंडामेंटल राइट है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल केस, पार्लियामेंट ने भी सिर्फ जुडिशरी नहीं बताना, हमें बोलना है कि पार्लियामेंट ने भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को करके, देखो क्यों मैंने पार्लियामेंट का इंक्लूड किया. देखो क्योंकि अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का एक और इंसान के पास राइट है, दैट इज़ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने भी DPSPs डाला है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाला है, फंडामेंटल राइट्स डाला है.
ये सब भी तो कर कर के पार्लियामेंट भी तो और वेरियस जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के भी पास है डेलीगेट लेजिस्लेशन पार्ट करने का। तो ये सब भी तो हमारे एनवायरनमेंट को, ये लोग भी तो फाइन वाइन लगा के एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एज एनविसाज्ड इन। हमें किसके बारे में लिखना है, चुपचाप से लिखना है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन पावर के बारे में। और जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर in this context justifying filling large number of PILs praying to issuing guidelines to executive authors। ठीक है, इस पहले तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में लिखना है हमें, ठीक है। फिर बहुत सारे PILs के बारे में लिखना है, वो सारे PILs जिसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के इश्यूज हमने देखा है। देखो जो पहले जुडिशल लेजिस्लेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशल लेजिस्लेशन क्या होता है, जुडिशल लेजिस्लेशन क्या होता है, जुडिशरी जब लेजिस्लेटिव का काम करते हैं, रिफर्स टू द कोर्ट जजमेंट बीइंग इफेक्टिवली यूज एज अ लॉ वेन लेजिस्लेचर वैक्यूम में एग्जिस्ट। ठीक है, जुडिशरी उस जगह पे, जैसे ये MC मेहता राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट क्यों लाए, क्या कोई लॉ नहीं है गवर्नमेंट की कि ये रोड साफ़ करना, MCD उन्होंने बनाई है ना, पर फिर भी कोर्ट कभी कभार आके बनाती है, और फिर कई बार होता है कि कई सारे केसेस चले जाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं होता जजमेंट के पास, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं होता। तो जब जजमेंट लॉ लाती है, जब क्योंकि कोई ऐसा लॉ ही नहीं था, कुछ अजीब सा ही केस आ गया जहाँ पे लेजिस्लेटिव का वैक्यूम था, उस जगह पे हम जुडिशियल लेजिस्लेशन काम करता है। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस पेक्यूनरी पावर, है ना। 142 में है ना PIL की पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट पावर है कोई भी केसेस को उठा लेना। इंस्ट्रूमेंटल जुडिशियल लेजिस्लेशन के हमने क्या इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, जुडिशियल रिव्यू देखा है, आर्टिकल 32 से रिट देखा है, प्लीनरी पावर्स देखी हैं, फिर 36 से SLP देखा है, ये याद रख लेना। 13 है क्या है, जुडिशियल रिव्यू इसकी, और जुडिशियल लेजिस्लेशंस में क्या क्या है, मतलब जुडिशरी किस किस तरीके से उठा सकती है केस। एक तो आर्टिकल 13 के जुडिशियल रिव्यू करने के काम पे उठा सकती है, रिट्स फाइल पे, रिट्स मतलब केस से सामने आया नहीं, कोई भी तरीके से का रिट उठा के फाइल कर सकते हैं। 142 प्लिनरी केसेस में फाइल कर सकती है ना। और आर्टिकल 136 में क्या, SLP, वो केसेस जो स्पेशल लीव की तरीके से आते हैं, जो केसेस ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे पर सुप्रीम कोर्ट फिर भी लेती है उस केसेस को, जिनका इंटरप्रिटेशन अभी भी थोड़ा सा उनको लगता है कि बाकी रहे। एंटीथेटिकल सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब हमें ये देखना है, एंटीथेटिकल इज जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या बोलती है, लेजिस्लेटिव अलग ऑर्गन है, जुडिशरी अलग ऑर्गन है, पर जब जुडिशरी लेजिस्लेटिव का काम करती है, हमें यही करना है ना, हमने पहले जुडिशियल लेजिस्लेशन को बता दिया, 15 मार्क्स का है तो अच्छे से बताओ, जुडिशियल लेजिस्लेशन को बता दिया, अब ये बताओ कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के दम पे क्यों अलग अलग है, ठीक है, क्यों ये इसको मार्क करती है। देखो अंडरमाइंस लेजिस्लेटिव वर्क, है ना, लेजिस्लेचर को ही अंडरमाइन, उसको झुका देती है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन टू रिस्ट्रिक्ट सेल ऑफ लिकर, लिकर किसके सब्जेक्ट में आता है, लिकर किसके सब्जेक्ट में आता है, देखो जैसे कि जुडिशरी ने क्या बोला था, रेस्ट्रिक्ट ऑफ सेल्स ऑफ, वन सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस टू रेस्ट्रिक्ट सेल ऑफ लिकर बिटवीन 500 मीटर्स रेडियस ऑफ हाईवेज, ताकि वो हाईवे वाले लोग पी पा के ये ना ड्रंक एंड ड्राइव करें, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लाया था ऐसा, ठीक है। पर ये क्या कर दिया, लेजिस्लेटिव लॉ लाता है ना, पर इसने खुद ने लाया क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं था, और ये केसेस बहुत बढ़ रहे थे, रेप के केसेस बढ़ते हैं, हाईवेज़ के क्राइम बढ़ते हैं, हाईवेज़ पे क्रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे कि नीति आयोग का रिपोर्ट, लॉस टू एक्सचेकर ड्यू टू इट्स ब्लैंकेट बैन ऑन माइनिंग इन गोवा, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजन बेटर सूटेड टू एग्जीक्यूटिव, है ना। फिर अनड्यू वर्कलोड ऑफ जुडिशरी, ऑलरेडी जुडिशरी बर्डन है इतने सारे केसेस के, ऑलमोस्ट इतने सारे केसेस के, पर फिर भी वो फालतू का दूसरे ले लेते हैं, तो इससे और हाई पेंडेंसी हो जाता है। इंक्रीज इन नॉन अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर, एज जजेस आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जजेस कहीं इलेक्टेड नहीं है,
ये लोग तो सिलेक्टेड होते हैं ना, पब्लिक में अंडरमाइन दैट डेमोक्रेसी, इससे डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो जाती है। पर फिर भी हम बोलेंगे नेवर दी लेस यूज़ ऑफ PIL। हमें अब क्या करना है, हमें बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से क्यों ये मतलब क्यों रोकता है, पर हमें ये भी तो जस्टिफाई करना है कि PIL फिर भी बेटर होता है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ कुछ ऐसे केसेस होते नहीं देखता है गवर्नमेंट, तो उसमें तो हाउ PIL हेल्प्स। तो एड्रेस लेजिस्लेटिव वैक्यूम करता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स अंडर ग्राफ ऑफ दिल्ली पोल्यूशन बिफोर CAQ क्रिएटेड, है ना। CAQ कब बना था? CAQ नॉर्म्स कंट्रोल ऑफ ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, CAQI इंडेक्स 2021 में हुआ था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्राफ बना दिया था, ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोल्यूशन एक्शन प्लान, है ना। तो ये सारा दिल्ली पोल्यूशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ा और बोला कि पोल्यूशन के ऐसे ऐसे मेजर्स लो। सुप्रीम कोर्ट अनूप बर्नवाल केस में पार्लियामेंट टू पास लॉज फॉर ECI अपॉइंटमेंट्स, है ना, और जिस गवर्नमेंट टू एक्ट। इमेजिन करो गवर्नमेंट को बोलना पड़ा देखो ECI आपकी एक बॉडी है, उसकी अपॉइंटमेंट करो जल्दी से। पार्लियामेंट को ये बार बार बोलता है। एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस बनाना, एक्ट इज़ द गाइडिंग लाइन। विशाखा गाइडलाइन किससे बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस हुई थी कोविड में, इस इशू को जल्दी हैंडल करना है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा था। PIL सारे लगा लगा के दिया पड़ा था। इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, constitutionalism of environmental growth under Article 21. Thus, if Supreme Court understands difference between judicial overreach and activism will be beneficial and are pillars। ये सारे केसेस क्या इंपॉर्टेंट नहीं थे? ये सारे केसेस जो PIL से फाइल हुए, जैसे कि ग्राफ लाना, दिल्ली में इतनी पोल्यूशन मेजर्स हो गई हैं। अनूप बर्दवाल केस में से ECI का इलेक्शन अपॉइंटमेंट करवाना, भाई ECI की पोस्ट खाली है। फिर विशाखा गाइडलाइंस लाना, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का जो क्राइसिस हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया। एनवायरमेंटल पल्यूटर प्रे प्रिंसिपल, ये अभी हमने एक केस देखा था ना, उसमें पल्यूटर प्रे प्रिंसिपल क्या नाम था, विश्व वन सेकेंड ना, वेल्लोर सिटीजन वर्सेस फोरम वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सिटीजन्स पल्यूटर प्रे प्रिंसिपल को लाना, ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने PIL के थ्रू किया है, जो कि लेजिस्लेटिव भी कर सकता है। भले ही ये ओवर क्राइसिस है, भले ही ये ओवरलोड ऑफ जुडिशरी है, इनमें इन्वॉल्व होना हुआ, लेजिस्लेटिव को अंडरमाइन करना हुआ, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जुडिशरी। और जब तक जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट जुडिशल ओवररीच और एक्टिविज्म के बीच का डिफरेंस समझ के काम करेगी, तब तक वो बेनिफिशियल ही है गवर्नमेंट के लिए। जुडिशरी का सेपरेशन ऑफ पावर को ओवररीच भी करना इट्स बेनिफिशियल, जितना बस वो ओवररीच ना करे। ओके गाइज, थैंक यू एंड आई होप यू राइट दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा पॉज करती हूँ, दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ द अदर क्वेश्चन। गाइज थैंक यू, मीट यू विद अदर डे।